पहली गोली उस लड़के ने खाई है, दूसरी गोली एक और इसके साथ लड़का था, वो साउथ इंडिया का था, उसने खाई है, तीसरी इसने खाई है। सीक्वेंस भी वैसा ही बना जैसा वो बोल के गया था। उसके आने के और संस्कार होने के कुछ दिनों के बाद सामान सारा घर आया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दविंदर सिंह जस का सामान आया, जो कभी आता ही नहीं था, पर दविंदर नहीं। एंड शी सेड कि इस बार भी ये सामान ही नहीं आता, वो आता। तो अग्निवीर स्कीम एट लीस्ट उनको एक ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जो इस तरह के लोग हैं, या जो सिर्फ पेंशन के लिए ही आया था, या जिसने कुछ काम नहीं करना, या जो गलती से आ गया, या गलती से हमने ले लिया, दे हैव ए चांस टू गेट हिम। 4 साल के बाद वो निकल सकते हैं। सब बड़े मोटिवेटेड है, सब अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 4 साल के बाद हमारा एक सो कॉल्ड इवेल्युएशन होगा। और वन ऑफिसर सेड टू मी, वो एक यूनिट के ट्वाइसी हैं, ही सेड कि पहले जो हमारे रिक्रूट्स आते थे ना, वो खो जाते थे कहाँ पलटने में, हमें पता ही नहीं चलता था। दे विल गेट लॉस्ट इन द यूनिट। ये लॉस्ट भी नहीं हो रहे हैं, सबके सामने स्टैंड आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी जगहों पे फैमिलीज को कोर्ट में जाके आर्मी से लड़ना पड़ा है फॉर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आपका नेशनल वॉर मेमोरियल में नाम भी नहीं लिखा जाता। अब लोग कहेंगे कि हमने उसकी वाइफ को दिया, ठीक है, हाँ उसकी वाइफ को सब मिला, वाइफ इज रीमैरिड एंड शी हैज मूव्ड ऑन। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी, तो अंकल आंटी को ना तो पेंशन मिलती है। तो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है तो एक फैमिली मेंबर को सरकारी जॉब मिलती है, जो उनकी वाइफ ने भी अप्लाई किया। तो उनको तो एक ब्यूरोक्रेट ने यहाँ तक कहा था, अच्छा क्या हुआ, हेलीकॉप्टर गिरा, अरे वो तो एक्सीडेंट था ना, गोली तो नहीं लगी थी। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर ने, शायद आप या मैं ना कर पाए। जो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल मेरी हर सक्सेस पे मुझे गालियां देते रहे, मेरे को हर बद्दुआ देते रहे, मैं अच्छा ना करूं इसके लिए अपने भगवान से प्रार्थना करते रहे, फिर मैं उन्हीं के साथ जाके खेलूं कूदूं यूं, ये वो कहते हैं ना, भगवान शिव ही हैं जो विष पी जाते हैं। तो अच्छा लगता अगर सचिन तेंदुलकर जम्मू में आके हमारे साथ भी क्रिकेट खेलते। वो लोग जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के पोस्टर के लिए झगड़े किए, लड़ाइयाँ की, सब कुछ किया, उनके लिए भी आते। हमारे वहाँ पे तो दंगे हुए हैं, कर्फ्यू लगे हैं, गोलियां चली हैं, इसलिए कि हमने सचिन की सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के लिए सड़क पे आके 4 पटाखे चलाए थे। अभी जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जम्मू के लोग हैं, दे कुड हैव एंश्योर्ड कि सचिन तेंदुलकर 2 दिन जम्मू में भी घूमे। पीएमओ में हमारे तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, है ना, सब कुछ तो हमारा ही है। लेकिन कश्मीर फाइल्स की वो लाइन बहुत अच्छी है, सरकार चाहे उनकी, ये सिस्टम तो हमारा है। नमस्ते विकास जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। जब हमने बात की थी पिछली बार तो काफ़ी समय हो गया, 1.5 साल हो गया। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था उसमें और आज में क्या हुआ। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो एक किसी तो प्रश्न पे मैंने जवाब, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी नायब सूबेदार चुन्नीलाल जी की, कि वो अशोक चक्र हैं, वीर चक्र हैं, सेना मेडल हैं, मोस्ट डेकोरेटेड अगर मैं कहूँ सोल्जर भारत के रहे हैं वो। लेकिन कुछ सरकारी पॉलिसीज़ के चलते उन्हें पेंशन नहीं मिलती। वटेवर, हम उस पर चलो अभी नहीं जाएंगे, लास्ट टाइम थोड़ी बहुत उस पर बात हुई थी। तो जो आपका वो जो पिछली बार जब आपने उसको यूट्यूब पे डाला, टेलीकास्ट हुआ, तो वो देखने के बाद मुझे किसी ने अमेरिका से कांटेक्ट किया कि मैंने ऐसे ऐसे वो आपको देखा, ये देखा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आई डोंट नो वेदर ही विल लाइक इट और नॉट। तो वो अब हर महीने कुछ पैसे नायब सूबेदार चुन्नीलाल जी के पेरेंट्स को भेज रहे हैं, हर महीने, जो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर हमने शायद वो कास्ट पिछली बार नहीं किया होता और चर्चा में वो चीज़ नहीं आती, तो शायद ये नहीं भी हो रहा होता। नहीं, ये अच्छा है कि उस माध्यम से कम हम किसी के काम आ पाए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उस कन्वर्सेशन का, चाहे उस लोगों को बड़े कम लोगों ने देखा होगा एज़ कम्पेयर टू योर अदर यूट्यूब के जो आपके आते हैं, बट मुझे इसी में संतुष्टि है कि किसी ने किसी की मदद करनी शुरू कर दी और उसका माध्यम वो हमारा कन्वर्सेशन था। मैं अभी आपका ट्वीट देख रहा था, अभी आप मिलके भी आए हैं देवेंद्र जस जी की फैमिली से, तो मैं चाहूँगा कि आप सबके लिए उनकी स्टोरी जो है, उनकी जो शौर्य गाथा है वो बताएं। और जिस तरीके से आप मुझे दिखा रहे थे अभी वीडियो उनके फैमिली का, उनका जो सामान है, आज 14 साल हो गए उनके वीरगति को, लेकिन
उनके पेरेंट्स भी पहली बार, जैसे आप वीडियो बना रहे थे, उनके पेरेंट्स भी पहली बार देख रहे थे कि क्या क्या उनके कमरे में रखा है वो चीज़ें, और उनकी संदूक तो आज भी नहीं खोली है उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि सबके लिए देवेंद्र जी की जो शौर्य गाथा है वो आप बताएं, उनकी कहानी क्या है। मैं उनकी शौर्य गाथा से पहले थोड़ा पीछे आने चाहूँगा। हम पहले देवेंद्र जस को जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ लोगों से मिलता ही हूँ और जानता ही हूँ और सबको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो सारी कहानियाँ मेरी बड़ी प्रिय हैं। प्रिय मीन्स कि मुझे बड़ी भाती हैं वो। तो देवेंद्र जस जी की कहानी थोड़ी बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही यूनिक है। जब मैं पहली बार उनके घर गया था, मुझे याद भी नहीं वो कौन से साल में गया था, तो अंकल आंटी से एज़ यूजुअल कैजुअल सी बातें हो रही थी। उन्हीं बातों में आंटी ने कुछ तो सुनाना शुरू किया। मैं वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि देवेंद्र जस ने जब 12वीं की पढ़ाई की तो उन्हें फौज में जाने का ऑलमोस्ट शुरू से ही एक वो जुनून था। तो उन्होंने एनडीए का भी शायद एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, किसी स्टेज पे आके वो रह गए। तो मीनवाइल उन्होंने इंजीनियरिंग करना कहीं से शुरू किया। मुझे एग्जैक्ट उनके कॉलेज का नाम अभी याद नहीं है। तो वो दिल्ली से बाहर कहीं पढ़ने गए। तो जहाँ कहीं आप 4 साल के लिए आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका सोने का भी सामान होगा, खाने का भी कुछ होगा, कपड़े, सब कुछ तो हो गया। 4 साल आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो। तो वो 4 साल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस आए तो वो कुछ भी सामान साथ नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं लाए थे। समझो अगर मैं कहूँ तो एक डिग्री जो सर्टिफिकेट होता है वही लेके आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी माताजी ने उनसे कहा होगा कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा वैसा जो भी कुछ था। पर चलो ठीक है, बच्चा है, जो भी कुछ है उन्होंने जो भी था हो गया। फिर उसके बाद वो अपनी मास्टर्स करने किसी और इंस्टीट्यूट में उनको, जहाँ पे उनको दाखिला मिला, वो वहाँ चले गए। अब जब वहाँ जाएंगे तो फिर दोबारा सेटअप तो चाहिए ही। अब 2 साल का तो आपका मास्टर्स डिग्री का भी प्रोग्राम है। सो दोबारा वो सब चीज़ें तैयार हुई, कपड़े, प्रेस, जूते, रहने का सामान, खाने का सामान, सोने का सामान, टॉयलेटरी, व्हाट इट इज़। 2 साल के बाद जब उन्होंने अपनी वो पूरी पढ़ाई पूरी की, फिर वो जब वापस आए तो फिर वो कुछ भी लेके नहीं आए जो ये था। तो आंटी फिर थोड़ा गुस्सा हो गए। और एक चीज़ थी जो आंटी ने कहा था कि वो बहुत कम बोलता था, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। बल्कि बोलेंगे ऐसा नहीं है, बट वेरी टू द पॉइंट, अच्छा हाँ ये है वो है, तो बट कुछ हो नहीं पाया। और मीनवाइल इस पूरे टेन्योर में वो अपनी फ़ौज में जाने की जो उनकी जद्दोजहद है वो जारी है। जो भी फॉर्म आ रहा है, जो भी एंट्री है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बट किसी ना किसी पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ हो जाता था कि अब वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने इसके बाद प्राइवेट में किसी तो सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर शायद वहाँ पे भी उनका सारा सामान समून गया होगा। एक अब तो ऑफिस जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो सब था। तो जब वो ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो मीनवाइल उनका इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए टेक्निकल एंट्री एक होती है, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। अब वो जब शायद अपना वो कॉरपोरेट की भी नौकरी वगैरह सब छोड़ के वापस आए थे, फिर भी कुछ साथ नहीं लाए थे। पर चलो तब उन्होंने कहा मम्मी अब तो मैं फ़ौज में जा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं इस सब का क्या करूँगा, ये वो था। तो वो IM में आ गए। तो 1 साल देहरादून में जब उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जब पासिंग आउट परेड होती है जिसमें पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, तो देवेंद्र ने अपने माता पिता को भी कहा कि ऐसे ऐसे इस दिन मेरा पासिंग आउट परेड है और आप आएंगे। और जब आप आएंगे तो ही सेड कि आप इतनी साड़ियाँ लेके आना, इतने कुछ पैंट शर्ट्स लेके आना, कुछ मिठाई के डब्बे लेके आना, कुछ तो रिक्वायरमेंट उसने अपने पेरेंट्स को बताई। तो आंटी ने कहा कि हम एक सिविल बैकग्राउंड से थे और हम पहली बार ऐसे किसी फंक्शन पे जा रहे थे, तो हमें लगा कि शायद पासिंग आउट परेड पे पेरेंट्स ये सब कुछ लेके ही जाते होंगे। तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस उन्होंने वो सारा सामान इकट्ठा किया, गाड़ी में डाला और वो देहरादून की तरफ चल पड़े। जब वो देहरादून पहुँचे तो वहाँ पे सभी के पेरेंट्स, दोस्त वगैरह आए थे पासिंग आउट परेड पे। अब वो देख रहे हैं किसी और के पेरेंट्स ने तो कुछ भी नहीं लाया हुआ, दे हैव नॉट कम विद एनीथिंग। तो वो जब देवेंद्र से पूछते हैं कि अरे तुमने हमसे इतना सारा सामान मंगवाया, कोई और तो कुछ भी नहीं लाया, व्हाट इज़ ऑल दिस? तो ये सर कि नहीं वो देखो हमारा जो कुक था, हमारी जो मेड है
और जो बाकी हेल्पर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने हमारी 1 साल इतनी सेवा की, इतनी हमें हेल्प की कि सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर ट्रेनिंग, तो वी नीड टू गिव देम समथिंग। तो ये सब उनके लिए है। अब बाकी किसी ने मंगवाया नहीं मंगवाया, सबकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है। तो ही वॉज सो लविंग केयरिंग कि सबका कुछ होना चाहिए। तो आंटी कहती ठीक है, अब हमने सबको जो वो सबको दे रहा था तो दे रहा था, हम तो लाए उसी के लिए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पासिंग आउट परेड जैसे हो गई, नाउ ही इज़ एन ऑफिसर। अब उसके बाद आपने अपने रूम में जाके वो सारा वाइंड अप करके अब आपको घर आना है। अब अंकल आंटी भी उसके रूम में गए। अब जब वो अपने रूम में है तो उसने अपने कुछ कपड़े चेंज किए होंगे, तो कोई एक अंडर शर्ट खोल के उसने जैसे बेड पे ही रखी थी अपनी। तो अब इतने में उसके जूनियर्स आ रहे हैं जो भी 2nd टर्म में हैं, 1st टर्म में हैं। सर ये आपका टेबल बहुत अच्छा है, ये मैं ले जाऊँ? हाँ तो टेबल ले ले। कोई और जूनियर आ गया उनका जो कैडेट्स ही हैं, सर आपका रेडियो बहुत अच्छा है, सर आपका ये मुझे ब्लेज़र चाहिए, मुझे आपका। एंड आंटी कहती है वो सब बांट रहा है मेरे सामने, जो उसके रूम में है एवरीथिंग, मुझे ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, जो कुछ नहीं भी मांग रहा तो ये ले ले। तो आंटी कहती है, मैंने उसे कहा तुम ये सबका क्या कर रहे हो? तो ये सर अब तो मैं अफसर बन गया, अब मैंने ये सबका क्या करना है, लेट देम। अभी वो 6 महीने सब 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, उनके काम आएगा। तो आंटी कहती है मैं जिस बेड पे बैठी थी वहाँ पे ना वो अंडर शर्ट पड़ी थी जो उसने खोली हुई थी। मुझे लगा ये इसको भी उठा के किसी को दे देगा, तो मैंने ये उठा के ना अपने पर्स में डाल दी कि कुछ तो मैं घर लेके जाऊं। तो फिर आंटी कहती हैं प्रैक्टिकली उस दिन हम जब घर आए, हम सिर्फ देविंदर जस को घर लाए इन दैट यूनिफॉर्म जो उसकी फौज की थी, जो दो स्टार्स लगे हुए हैं, बस वही पहन के वो घर आया। और वो जो स्टिक जो होती है पासिंग और परेड पे, और उसने सब कुछ मेरे सामने ही बांट दिया। तो वही जब उनकी पहली पढ़ाई हुई होगी, मास्टर्स हुई होगी, हाँ तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब ये तो आंटी कहती मैंने खुद से देखा कि वो बांट रहा है। तो मुझे बस इतनी एक वो कहो कि मैंने वो एक अंडर शर्ट जो उसको पता ही नहीं चला, जो उसकी यूज्ड थी, जो उसने बेड पे खोल के रखी थी, वो मैंने बस बिना उसको बताए उठा के अपने पर्स में डाल दी। नहीं तो शायद वो भी उसने किसी को दे दी होती। चलो घर आ गया। अब वो सिग्नल्स में ही वॉज कमीशन्ड एज एन ऑफिसर, लेकिन उसको एक्शन का बड़ा शौक था। जब मैं सिग्नल्स में बैठूंगा तो इट्स मोर ऑफ ए सपोर्टिंग आर्म, उसमें आपको इतना एक्शन का स्कोप नहीं है। तो ही वॉज नॉट दैट हैप्पी विद दिस थिंग। तो वो कहता मम्मा मैं तो पैराज के लिए ऑप्ट करूँगा। ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे। तो उसने पैराज के लिए ऑप्ट किया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब वो प्रोबेशन पे गए तो वो उसको शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसने जैसे अपनी मम्मी से बात की होगी तो वो बड़ा डिजेक्टेड सा था कि ही सेड देन वन लाइन कि मम्मा शायद आपने ना अच्छे से अरदास नहीं की होगी, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ, बट चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसके लिए मेहनत करूँगा। तो उसी बीच का एक इंसिडेंस है जो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहीं घर आए हुए थे, तो वो और आंटी कहीं बस में कहीं दिल्ली के आसपास कहीं जा रहे थे। तो बस के अंदर कोई पिक पॉकेटर था या कुछ तो था, कुछ वो 2-3 का जो गैंग था, कुछ तो बस में हुआ। तो ये खड़ा हुआ एंड ही लिटरली हैड एंड एक हाथापाई टाइप विद दोज 2-3 जो भी वो थे, उसमें उनका पटका वगैरह भी सारा खुल गया, बट ही कुल हैंडल दोज बॉयज़ वेरी वेल। तो आंटी कहती मैं देख रही हूँ कि अब मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, बस में सड़क पे हाथापाई टाइप हो रही है, लेकिन उसने वो पूरी सिचुएशन काम करके उनको बस से नीचे उतार के फिर आके जैसे बस में बैठता है और बड़ा स्माइलिंग से फेस पे करे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, सब ठीक है, और अपनी पगड़ी को खुद से जैसे टाई करके बड़े सुंदर तरीके से बांध के और बड़ा कामली की जैसे एक ये वो कहते हो मैंने वो देखा। देन फिर वो आगे चल के मैं जब वो और कुछ महीनों के बाद ही अगेन गोज़ फॉर प्रोबेशन, तो तब अब हमें फिर पता चला कि वो गया। देन शी सेड कि फिर मैं पास करती थी कि उसका प्रोबेशन हो जाए। तो देन वन डे ही कॉल्ड कि आज मेरी मैरूनिंग हो गई। मैरूनिंग का मतलब जब आप पैरा एसएफ में क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक मैरून बैरेट दी जाती है, आप फिर वो रेगुलर वाली ब्लू या ग्रीन कलर की नहीं पहनते। एंड एज ही वॉज ए सिख
तो अब उसको मैरून पगड़ी पहनाई गई होगी कि अब आप पैरा ट्रूपर के लिए आपका चयन हो गया, अब आप इस पलटन में सर्व करेंगे। तो आंटी कहती हैं कि इतना खुश मैंने उसे कभी जिंदगी में नहीं देखा था जितना कि वो खुश था। तो नाउ ही इज़ ए पैरा ट्रूपर। तो फिर वो शायद जब बीच में 1-2 बार घर भी आए छुट्टी वुट्टी पे जैसे होता था, तो एक दिन आंटी उसे बोलती हैं, जो लास्ट टाइम जब वो घर पे थे, कि ये डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे ये सामने वो बैठा हुआ है। तो आंटी ने पूछा कि अब शादी वादी का क्या है? वी शुड वर्क ऑन दैट डायरेक्शन आल्सो सो दैट आपकी शादी हो जाए। तो आंटी कहती वैसे मेरी तरफ देखता और वो एक ही लाइन बोलता है, आई एम मैरिड टू द मैरून, कि मैं मैरून के साथ मेरी शादी हो रखी है। बस एक ही लाइन बोलता वो। तो आंटी ने भी उसको ज़्यादा मतलब कि इतना सीरियसली नहीं लिया। तो आंटी जब ये मुझे सुना रही थी, शी सेड कि वो मुझे हर चीज़ का हिंट देता था, हर चीज़ उसने मुझे दिखाई है कि ऐसी है, ये है, वो है, पर मैं समझ ही नहीं पाती थी। और एक बार जब वो घर पे ही छुट्टी पे था तो किसी का फ़ोन आया। अब ये फ़ोन पे बात कर रहा तो ये कुछ मुस्लिम नाम भी लेता है, अच्छा ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो आंटी कहती, मैंने उसे पूछा कि ये लोग कौन है? वो कहता, हाँ ये कश्मीर का लोकल लड़का है, हमारे साथ है, ये वो। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई कि, तो मैंने कहा कि आई थिंक दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि तुम ऐसे कैसे, ये वो। तो वो अपनी मम्मी से कहता अगर कल को टाइम आया ना, वो पहले गोली खाएगा, मैं बाद में गोली खाऊंगा। और जब एक्शन हुआ है ना, उस एक्शन में वही हुआ है जो उसने कहा है। पहली गोली उस लड़के ने खाई है, दूसरी गोली एक और इसके साथ लड़का था, वो साउथ इंडिया का था, उसने खाई है, तीसरी इसने खाई है। सीक्वेंस भी वैसा ही बना जैसा वो बोल के गया था। और लास्ट एक्शन में बहुत बारिश थी कहीं पे, तो घर के अंदर कुछ तो चल रहा था। और जब ये घर के अंदर गए हैं, वहाँ हाथापाई भी हुई है, जो टेररिस्ट के साथ गुथम गुत्थी हम जिसे बोलते हैं। तो आंटी कहती है कि जब मुझे बताया गया कि हाथापाई हुई वहाँ पे, ये हुआ, बॉडी आने में थोड़े दिन लगे, तो हमें ये लगा था कि पता नहीं कितना टॉर्चर हुआ होगा या कितनी डिस्टॉर्टेड बॉडी हुई होगी, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बट जब मैंने वो रिकॉल किया जो मैंने बस में देखा था कुछ महीने पहले, कि हाउ कूलली कामली ही वॉज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, तो मुझे ये लगा कि उसने वहाँ पे भी सेम इसी तरह ही हैज़ मैनेज्ड ऑल द थिंग्स। और जब उसकी बॉडी घर आई है तो आंटी कहते हैं बस ये यहीं पे हमने उसको रखा था। जब वो घर आया हमने पूरा पाठ किया, जो सब होता है वो सब हुआ, और उसके चेहरे पे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़ा पीसफुली सोया हुआ है, आराम से, विद सेटिस्फैक्शन, विद जॉय। और जब देन दे सेड कि हमने उसको नहलाया तो उसकी बॉडी पे कुछ भी वैसा नहीं था। इट वाज ऑल क्लीन, ऑल सब, एक्सेप्ट दैट वन वुंड जो उसकी चेस्ट में बुलेट लगी थी। वो आज जो मैंने आपको एक वो पर्स दिखाया, पर्स क्या था, वो उसका आई कार्ड का वो पाउच था विच ही वाज कीपिंग इन द अपर पॉकेट, जिसमें बुलेट लग के अंदर गई है। रेस्ट हाथापाई में इसने उनको ही वट एवर ही हैज़ डन, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। और सीक्वेंस वैसा ही था। फर्स्ट द सोल्जर फ्रॉम कश्मीर वॉज हिट, सेकेंड द सोल्जर फ्रॉम साउथ इंडिया वॉज हिट जो इसके साथ था, थर्ड ही वॉज हिट, एंड ऑल द थ्री वर किल्ड इन दैट एक्शन। और लड़ाई, बहुत बारिश थी, वो कीचड़ थी, मिट्टी थी। तो आंटी ने वो जूता भी संभाल के रखा है जो लास्ट टाइम उसने पहना था, और उसकी मिट्टी भी अभी तक नहीं निकली है। और ये 14 साल की मैं बाद की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2-3 दिन पहले ही उनका बलिदान दिवस था 23 को। तो मैं जब घर गया तो आंटी ने मुझे वो शूज़ भी दिखाया। तो तब जब मैं फिर दोबारा उसके ऊपर जाऊँगा, आंटी कहती हैं कि फिर उसके आने के और संस्कार होने के कुछ दिनों के बाद उसका सामान सारा घर आया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि देविंदर सिंह जस का सामान आया, जो कभी आता ही नहीं था। पर देविंदर नहीं आया। एंड शी सेड कि इस बार भी ये सामान ही नहीं आता, वो आता। दैट वुड हैव बीन द मोस्ट एक्सेप्टेड सिचुएशन। फिर उन्होंने कहा वो देखो सामने वाले रूम में सब सामान पड़ा है उसका, हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, पर हमारी खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। हमने आज तक खोला ही नहीं है।
ये मैं कुछ साल पुरानी बात कर रहा हूँ। फिर जब मैं अभी 2-3 दिन पहले उनके घर गया तो फिर हम दोबारा उस रूम में गए, थोड़ा बहुत हमने कुछ करने की कोशिश की। तो अंकल कहते ये देखो ये ड्रॉल जब वो खोलते हैं, ये देखो ये उसी का रखा हुआ है, हमने इसमें खुद से कुछ भी नहीं किया। एक पाउच खोला गया, उसमें उसके हमें रैंक्स मिले, उसके स्टार्स मिले जो उसी ने रखे थे, या उन्होंने छेड़ा भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं छेड़ा। 14 साल। एक ट्रंक वहाँ पे उसको ताला लगा हुआ है, अभी भी है वो कहते हैं जी ये ताला हमने न खोली, सोपुर में ही जिस किसी इनके जवान ने या उसने जिसने भी ताला लगाया था, ये ताला आज भी लगा हुआ है। तो अब मैंने उनसे कहा ठीक है, जब मैं अगली बार आता हूँ थोड़ी हम हिम्मत करेंगे, अब ये ताला भी खोलेंगे। फिर अंकल ने वो पर्स भी दिखाया जिसमें वो बुलेट लगी है, वो बुलेट घर पे आई है, हर चीज़ उसकी। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको एक कहने की कोशिश करूं, जो मैं लाइन हर बार कहता हूं, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री एंड फ्यू पे द कॉस्ट ऑफ वॉर। आज जो कश्मीर हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, हर कोई कश्मीर जा रहा है। अभी G20 में तो हमने ग्लोबली पूरी दुनिया के लोग कश्मीर में लाए। अच्छा, मैं इसमें एक रिलेटेड सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कश्मीर की भी बात की, राइट, और आपने कहा ये फ्रीडम वाली बात, राइट। तो ये तो मतलब जो हमारी पिछली बार बात हुई थी उसके बाद भी, और एक कर्नल हैं वो भी कहते हैं कि वी डोंट डिज़र्व द फौज वी हैव गॉट। राइट। इतनी अच्छी फौज है, इतने अच्छे लोग हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं। राइट। तो वो मेरा भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग है। लेकिन आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में अभी जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनके मैं वीडियोस देख रहा हूँ कुछ दिन से, तो जम्मू भी है कश्मीर भी है, लेकिन जम्मू के वीडियोस और वो सब नहीं आ रहे हैं। कश्मीर में वो लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पे बातें कर रहे हैं, उनसे उनके बैट खरीद रहे हैं, एज अ टूरिस्ट भी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी अच्छे अच्छे इमोशनल वीडियोस बाहर आ रही हैं। पता नहीं मतलब नेचुरल है या स्टेज्ड है, क्योंकि बैट जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ जाना, कुछ ऐसी मतलब जगह पे जाना जो एक लगता है कि कई चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक तरीके से, बट वट एवर इट इज़, फैमिली के साथ गए हैं तो आई डोंट नो। लेकिन अब वही बात है कि ये जैसे हम कश्मीर फाइल्स भी देखी तो पहला सीन उसमें वो था कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ही बात होती है। अब पता नहीं क्या ग्राउंड सिचुएशन है, लेकिन अगर हम 10-15 साल 20 साल पहले की बात करें तो ये तो मतलब जग जाहिर है, कोई भी जम्मू से है और कोई भी कश्मीरी पंडित है जो कश्मीर में रहता था 80s में 90s में, तो वो तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि ये कश्मीर वाले लोग जो हैं, जो सिविलियंस हैं मैक्सिमम, वो तो जो सचिन तेंदुलकर है या उनकी टीम जो थी उनकी हार की कामना करते थे, और सचिन को कुछ हो जाए ताकि वो खेले ही ना या जल्दी आउट हो जाए उसकी ही कामना होती थी। लेकिन अभी एक दूसरा तरीके का कश्मीर हमको दिखाया जा रहा है। तो आपका क्या एज अ जम्मूआइट ऑल्सो, क्योंकि जम्मू के लोगों की ये हमेशा ही एक कंप्लेंट रहती है कि हर कोई कश्मीर ही जाता है, जम्मू में तो कोई है नहीं, और जम्मू वालों ने ही सेलिब्रेट किया होगा सचिन की सारी सक्सेस, सारी उनकी इंडिया की, और लड़ाई भी की होगी लोगों से कि आप कैसे ये कर सकते हो, क्योंकि पटाखे तो पाकिस्तान की जीत पे ही होते थे, ये हमने सुना है। तो ये एज अ जम्मूआइट आपको कैसा फील होता है? आप भी क्रिकेट के फ़ैन हो मुझे पता है, तो एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ जम्मूआइट, आप जब ये इस तरीके की वीडियोस देखते हो, तो सचिन की खासकर, क्योंकि वो तो भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के, तो कैसे लगता है आपको पर्सनली, आपको क्या फील होता है? मुझे अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। आजकल मैं भी आपकी तरह या बाकी सब हिंदुस्तानियों की तरह वो वीडियोस देख रहा हूँ। एक चीज़ को अच्छा लग रहा वो देख के, ऐसा नहीं है कि आई एम फीलिंग बैड कि ये सब क्यों। अच्छा है कि कश्मीर इस जगह तक आ गया कि सचिन तेंदुलकर इतने फ्रीली वहाँ पे घूम रहे हैं। बट इसके लिए कहीं ना कहीं देविंदर जस ने 2010 में अपनी जान दी थी, या थोड़े दिन पहले रजौरी में कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपनी जान दी, या थोड़े दिन पहले कैप्टन अमित, ये कैप्टन प्रांजल जो रजौरी में शहीद हुए, या कश्मीर में और बाकी सब लोगों ने अपनी, कोई महीना जाता ही नहीं है जब ये था। तो अभी चलो मैं फ़ौज की बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी सी क्रिकेट की बात करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। अब जैसे आपने खुद ही कहा और दुनिया भी कहती है, ही इज़ गॉड ऑफ क्रिकेट, है भी।
मैं उन्हीं को देख के बड़ा हुआ, खुश हुआ। मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सचिन तेंदुलकर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे एक बात थोड़े एक अलग वे से बात करूँगा। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया, शायद आप या मैं ना कर पाए। जो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल मेरी हर सक्सेस पे मुझे गालियाँ देते रहे, मेरे को हर बद्दुआ देते रहे, मैं अच्छा ना करूं इसके लिए अपने भगवान से प्रार्थना करते रहे, फिर मैं उन्हीं के साथ जाके खेलूं कूदूं यूं, ये वो कहते हैं ना भगवान शिव ही हैं जो विष पी जाते हैं। और कोई तो ऐसा, क्योंकि भगवान शिव दैत्यों के साथ भी रहे हैं और बहुत अच्छे से रहे हैं। और कहा जाता कि जब भगवान शिव की बारात गई थी तो वो सारे राक्षसी थे। एम आई राइट? तो आपको उतना होना चाहिए। तो फिर दिस मीन सचिन तेंदुलकर वैसे हैं। अच्छा लगा कि वो उन लोगों के बीच में गए जिन लोगों ने, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती वो इनको मार चुके होते। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। और अगर रियलिटी ऑफ कश्मीर देखनी है, जब अगला मैच इंडिया या पाकिस्तान का होगा तब हमें कश्मीर के हर चौराहे पे CCTV कैमराज लगा के उसको रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाना चाहिए। दिख जाएगा कौन किसका कितना बड़ा फैन है। मैं जम्मू की बात करता हूँ। अब सचिन तेंदुलकर कश्मीर गए, अच्छा था। हम जम्मू के जो हम लोग हैं, हम सचिन की हर सक्सेस पे खुश हुए हैं। खुश क्या हुए हैं? अगर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऐसे बैठने से सचिन आउट नहीं होगा तो मैं पूरे मैच में ऐसे ही बैठते रहता था। आप समझ रहे हो? जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक आपको लगता है कि अगर मैं खड़ा हो गया तो सचिन आउट हो जाएगा, तो मैं खड़ा ही नहीं होता था। हम सब लोग सचिन की लंबी उम्र के लिए, सचिन की सेंचुरी के लिए, सचिन की उस सब चीज़ के लिए प्रार्थना करते थे, घर में पूजा अर्चना करते थे, खुश होते थे। और कई बार हमारी उनके एंटी लोगों के साथ झगड़े भी हुए, दंगे भी हुए, फसाद भी हुए। जैसे आपने खुद ही कहा, कश्मीर फाइल्स का पहला सीन ही वही है। तो अच्छा लगता अगर सचिन तेंदुलकर जम्मू में आके हमारे साथ भी क्रिकेट खेलते, हमें भी देखते, भद्रवा आके भी देखते, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो लोग जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के पोस्टर के लिए झगड़े किए, लड़ाइयाँ की, सब कुछ किया, उनके लिए भी आते, अच्छा लगता। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जब सचिन तेंदुलकर नए नए आए थे, उन दिनों में स्पोर्ट्स स्टार एक मैगजीन, आज भी शायद वो आती होगी, तब वो 7 रुपये की आती थी। और वो इंग्लिश में तो इतनी भारी भरकम मेरे लिए होती थी, बट मैं वो 7 रुपये की इसलिए कई बार खरीदता था कि उसके अंदर पोस्टर बड़ा अच्छा होता था। फिर उस पोस्टर को निकाल के हम अपने रूम में दीवार पे कहीं पे चिपकाते थे। एक ज़माना वो भी था। जैसे आज तो हम वर्चुअली अपनी वॉल पे, ये सोशल मीडिया पे किसी की फोटोग्राफ सेलिब्रिटी की लगाते हैं, तब हम अपनी दीवारों पे लगाते थे, जो शायद आजकल ट्रेंड नहीं रहा। तो मुझे पता चला, एक मेरे दोस्त ने कहा, अरे इस बार स्पोर्ट्स स्टार में ना पोस्टर बहुत अच्छा है, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर का है। तो मैंने भी, और 7 रुपये उस वक्त मेरे लिए खर्च करना, इट वॉज ए टास्क। बाकी नहीं होते थे, मुझे अपनी मदर से लेने हैं या यहाँ से कुछ, बाकी मुझे उसको मैनेज करना है, मुझे कुछ चीज़ें कट करनी है फॉर दो 7 रुपीज़। तो मैंने भी वो स्पोर्ट्स स्टार ली। वो एक पोस्टर था सचिन तेंदुलकर सर का, शायद उन्हें याद भी आएगा। मैं उसकी लाइन भी, 4 शब्द उसके ऊपर लिखे थे, मुझे वो आज भी याद हैं। मैंने उसको निकाल के अपनी दीवार पे चिपका दिया। तो पोस्टर ऐसा था कि चेयर पे सुनील गावस्कर बैठे हुए हैं और सचिन तेंदुलकर साइड पे खड़े हैं। तब उन्हें शायद खेलते हुए 1 या 2 साल ही हुआ था। मैं 1990s के अर्ली की बात कर रहा हूँ, जब कश्मीर में अलगाववाद शुरू हो रहा था। तो लाइन क्या थी, ग्लोरियस पास्ट, जो उन्होंने सुनील गावस्कर जी के लिए लिखा होगा, एंड प्रॉमिजिंग फ्यूचर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी कश्मीरी ने जब स्पोर्ट्स स्टार खरीदी होगी, ये पोस्टर देख के उसने जला दिया होगा। आप समझ रहे हो? उसने वो पोस्टर जला दिया होगा। मैंने वो दीवार पे, और मैंने वो स्पोर्ट्स स्टार ली ही सिर्फ उस पोस्टर के लिए थी। दिस इज़ व्हाट लव, दिस इज़ व्हाट रिगार्ड, दिस इज़ व्हाट रिस्पेक्ट, दिस इज़ व्हाट अफेक्शन not only me, everyone in Jammu region had for सचिन तेंदुलकर। मुझे तो शुरू में सारी सेंचुरीज भी उनकी याद थी कि ये पहली सेंचुरी का ये स्कोर है, दूसरी सेंचुरी का ये स्कोर है, तीसरी सेंचुरी का ये स्कोर है, इस मैच में उन्होंने ये किया, हम वैसे थे। तो अच्छा होता अगर सचिन तेंदुलकर भद्रवा को भी प्रमोट करते।
जम्मू भी आते, राजौरी भी जाते, किश्तवाड़ भी जाते। हमारे वहाँ पे तो दंगे हुए हैं, कर्फ्यू लगे हैं, गोलियां चली हैं, इसलिए कि हमने सचिन की सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के लिए सड़क पे आके 4 पटाखे चलाए थे। उस पर कर्फ्यू भी लगे हैं, दंगे भी हुए हैं, लोगों की जान भी गई है। पर फिर मैंने वही कहा, ये भगवान शिव ही हैं जो राक्षस को भी अपने साथ बारात पे लेके जा सकते हैं, ये कोई और शायद भगवान विष्णु भी ये नहीं कर पाए। तो ये क्रिकेट ऑफ गॉड नहीं है, ये थोड़े ज़्यादा हैं जो उन सबको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, खेल रहे हैं। बट अगर हमारे पास भी आते तो शायद हमें भी अच्छा लगता है। खैर अब जो होने वाला है वो तो वही होगा कि सबको ही वहाँ पे सभी बैट वाले जो बेचने वाले हैं वो कहेंगे सचिन ने हमारे से ही खरीदा था, सभी जो टूरिस्ट मतलब जो टैक्सी ड्राइवर में बोलेंगे सचिन हमारी गाड़ी में चले थे। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम और इंडस्ट्री को प्रमोट करने का भी ये नहीं, देखो वो अच्छी बात है, मैं उसमें कोई डिनाई मतलब नहीं जब भी जम्मू वालों से बात करते हैं तो मुझे एक वो मीम याद आता है कि सुबह उठो और पूरी ज़िंदगी ये करो और उसके बाद मर जाओ। तो मुझे लगता है कि जम्मू वालों के भी कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में बेचारों की यही लिखा है कि पैदा हो, कंप्लेंट करो कि कश्मीर को और जम्मू को ट्रीटमेंट जो मिलता है वो इतना अलग है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब दूसरे जो उनको पसंद नहीं करते हैं वही ऐसा करते हैं, जिनको आप वोट डालते हो वो भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं, जो आपके हीरोज़ हैं वो भी ऐसे ही। आपने सचिन का एग्जांपल दिया, बिल्कुल। तो कुछ तो है कि कश्मीर में जहाँ पे कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहे कुछ भी हो वो आपसे जो भी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू को हमेशा ही सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ही देखा जाएगा। अगर क्लबिंग उन दोनों की होगी तो कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट तो सेकंड क्लास सिटीज़न वाला ही अभी भी है। देखो मैं फिर इसमें एक चीज़ कहूँगा जो मैंने बड़ी बार कही है, इसके लिए हम डोगरे ही जिम्मेवार हैं, इसके लिए हम डोगरे ही जिम्मेवार हैं। अभी जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जम्मू के लोग हैं, दे कुड हैव एंश्योर्ड कि सचिन तेंदुलकर 2 दिन जम्मू में भी घूमे। पीएमओ में हमारे तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, है ना, सब कुछ तो हमारा ही है। लेकिन कश्मीर फाइल्स की वो लाइन बहुत अच्छी है, सरकार चाहे उनकी, ये सिस्टम तो हमारा है। और दुर्भाग्यवश जैसे आपने कहा कि जो सेलिब्रिटी भी हैं वो भी उस सिस्टम में फंस जाते हैं। ये बड़ी बारीक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक कहानी है जो कही जाती है, अब वो सच्ची या झूठी है मुझे नहीं पता, कि एक टाइम पे कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं तो फॉरेन विजिट पे होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के भी जो उनके काउंटर पार्ट होते हैं वो भी होते हैं। अब इनकी शायद बायलैटरल 1-to-1 कोई मीटिंग होती है, कोई टॉक होती है, तो वहाँ पे जब ये दोनों देशों के समझो हेड्स आमने सामने बैठते हैं तो बीच में टेबल में एक ट्रे में एक सेब और एक चाकू रखा जाता है। जैसे अगर एज ए गेस्ट लाया जाता है तो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि ये सेब तो कश्मीर का है, ये पूरा मैं ही खाऊंगा। तो वो लेके उसको अपनी जेब में डाल देते हैं। कि सिंबॉलिक ये था कि अगर हम इसको काट के मैं आधा, कि चलो जैसे ऑफिशियली होता क्या है, अगर हम 2 भी बैठे हैं, एक सेब आएगा तो मैं कहूँगा चलो आधा आप खा लो आधा मैं खा लूँ, होता तो वैसा ही है ना। बट कुछ सिंबल्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मुझे नहीं पता ये जो मैंने वाक्य आपको सुनाया ये सच्चा है या झूठा है, दंत कथा है ये, हो सकता है सच्ची भी हो, शायद कोई सुनने के बाद इस पे कमेंट करके इसको ऑथेंटिकेट भी करे। बट अगर ये हुआ है, दिस मीन्स व्हाट सिंबलिज्म मीन। तो जो आपने कहा जम्मू का सोतेला व्यवहार, पहले चलो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दिल्ली में कश्मीर में सारे कश्मीरी थे, अब्दुल्लाज हो गए, मुफ्तीज हो गए, इन्हीं के ही कुछ लोग सेंटर में भी मिनिस्टर होते थे, बाकी सब इनका ही इकोसिस्टम था। आज तो कश्मीर में भी हमारा है, जम्मू में भी हमारा है, दिल्ली में भी हमारा है। अगर फिर भी ये चीज़ होती है तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, गलती से हमारी अपनी है, हमारा सब कुछ ये है। और हो सकता है सचिन तेंदुलकर खुद से ही कश्मीर आए हों, ये वो हो, बट इस लेवल पे आना
और किसी भी जगह क्रिकेट खेलना और किसी भी पार्क में जाना या किसी की भी शॉप में जाना या ये सारा कहीं ना कहीं कोरियोग्राफ्ड ही होता है। सारा चलो कोरियोग्राफ्ड नहीं भी हो बट एटलीस्ट वेल थॉट होता है। अगर मैं भी मान लो कहीं घूमने जाऊंगा तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, किससे मिलूंगा, कहाँ रहूंगा, एक थॉट तो होता है ना। तो सचिन ने भी किसी के साथ डिस्कस किया होगा, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो सम सीनियर ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व सिक्योरिटी के रहे होंगे, डीजीपी हो गया, आईजीपी हो गया, डीजीपी या बाकी जो रैंक्स होते हैं, या होम अफेयर्स के लोग होंगे, इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ये उन सब की भी अगर मैं इस तरह सोच सकता हूँ तो उनको भी सोचना चाहिए। उन्होंने तो वो यूपीएससी क्लियर किया है जिसका मैंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो ये थॉट प्रोसेस नीड टू बी ऑफ दैट लाल बहादुर शास्त्री कि ये सेब पूरा मेरा है, कश्मीर का मैं टुकड़ा होने नहीं दूंगा, ये पूरा सेब मैं ही खाऊंगा। तो वो होना, उतनी श्रूडनेस, उतनी आईक्यू, उतना वो सब कुछ होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, हम जम्मू वाले, चलो हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हम जम्मू वालों की थोड़ी सी आवाज़ को बाहर तक लाते हो, अदरवाइज़ हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। चलिए फिर से आर्मी के ऊपर आते हैं। और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ जो बहुत फ़ौज में इंटरेक्ट करते हैं, और आप जैसे वेटरन से भी बहुत मिलते हैं, उनकी फैमिली से भी मिलते हैं, और जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी आप बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सवाल मैं फ़ौज से जुड़े हर व्यक्ति से पूछने की कोशिश करता हूँ कि अग्निवीर जो स्कीम है वो कैसी चल रही है, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसका क्यों हो रहा है, उसके क्या एस्पेक्ट हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत क्या थी, या अभी ज़रूरत नहीं है तो क्या उसको रिप्लेस किया जाएगा, क्या प्रोग्रेस चल रही है, बेसिकली स्टेटस क्या है। तो आप तो अग्निवीर से भी इंटरेक्ट करते होंगे, जो अभी तो खैर बैच पास आउट नहीं हुआ है, 4 साल नहीं हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका एक आइडिया है, क्योंकि मैं जैसे जो सर्विंग ऑफिसर्स ऑन द रिकॉर्ड हैं या जो मतलब जो वेटरन्स हैं ऑन द रिकॉर्ड, वो सब तारीफ़ करते हैं अग्निवीर की, लेकिन जब आप उनसे पीछे से पूछो तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मतलब इसमें कमियां हैं, इसमें ये है, इसमें वो है। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं पब्लिक में बोलेंगे तो कैसा इसका रिएक्शन आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अग्निवीर से भी बात करते हो, आप सर्विंग उनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करते हो, और जो वेटरन्स हैं उनसे भी बात करते हो, तो आपका क्या असेसमेंट है अग्निवीर स्कीम के ऊपर? किस तरीके से वो काम कर रही है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या कमियां उसने भरी हैं, उसकी वजह से क्या कमियां थी जो दूर हो रही हैं या दूर होंगी आगे? तो आपका क्या असेसमेंट है? मैं इस चीज़ को थोड़ा 2-3 पहलू से बात करूँगा। एक सबसे पहला पहलू जो मैं कहूँगा, ये एक ह्यूमन नेचर है, हम कोई भी चेंज पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम पहली सिस्टम में ना यूज टू होते हैं, हम सेप्टिकल रहते हैं, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, ये एक ह्यूमन नेचर है। दूसरी बात मैं कहूँगा, किसी भी चीज़ को लेके अगर हम कोई भी स्कीम बनाएं, कोई भी सिस्टम बनाएं, वो फुल प्रूफ नहीं होगा। कोई भी स्कीम किसी भी तरह की, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स या हिंड्रेंसेस या नेटिग्रिटीज नेगेटिव रहेंगी, वो रहेंगी। आप जो मर्जी कर लें, आप किसी भी चीज़ को लेकर देख लें। हम कहते हैं मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, लेकिन दूध भी कहीं ना कहीं पूरी तरह अच्छा नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब अगर मैं अग्निवीर की बात करूँ, पहले वाली स्कीम के चलते कुछ फौज में कमी महसूस हुई होगी कि हमें अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज करना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ तो हुआ होगा। अब खैर मैं फौज का तो हिस्सा नहीं हूँ एंड आई हैव नो राइट इवन टू टॉक ऑन देम, बट कुछ तो रहा होगा। और जितना मैंने जो पढ़ा देखा या जो मेरी नॉलेज थी कि कारगिल वॉर के टाइम पे ये चीज़ पहली बार निकल के आई कि हमें आर्मी को थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एज को लोअर करने की ज़रूरत है। कुछ तो कारगिल के टाइम पे ही शायद ये था, और उस टाइम पे शायद कोई तो कमेटी बनी जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उस टाइम के
आर्मी चीफ्स और उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स, उस टाइम की पॉलिटिकल लीडरशिप, जो भी कुछ उनका था। तो ये चलता रहा। अब अगर मैं अग्निवीर स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपने खुद ही कहा कि अभी तक तो पहला बैच भी पास आउट नहीं हुआ। पास आउट होने का मतलब 4 साल का अपना टेन्योर करके बाहर आया ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, वी डोंट नो। फिर हम कभी भी अच्छा ब्रेन हमारा सोच ही नहीं सकता। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, अगर मैं शाम को घर नहीं आया हूं, तो आप हमेशा, आप क्या कोई भी उल्टा ही सोचेगा, अरे यार कहीं कुछ हो तो नहीं गया, गाड़ी तो नहीं खराब हो गई, या कुछ हो तो नहीं। अब एम आई राइट? हम ये नहीं सोचेंगे कि वो शायद कोई इसको मिल गया होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक होगी, थोड़ी लंबी होगी, वो हम बड़ा कम सोचेंगे। हम नेगेटिव ही सोचेंगे, यार 2 बजे तक तो वो रोज़ आता, अब 3 बज गए वो आया नहीं, क्या हुआ? हम थोड़ा घबराना शुरू करते हैं। हो सकता है कि सब ठीक हुआ हो या कुछ अच्छा ही चल रहा हो। तो अभी जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो एप्रीहेंशंस खैर नेगेटिव होनी भी चाहिए। अगर है तो हम ऑलरेडी उसको लेके वर्कआउट करना शुरू कर देंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछो, जो मेरी एक अपनी असेसमेंट है, हाँ, मैं एक टाइम पे ना फौज के लिए पढ़ाता था। पढ़ाने का मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे NDA, CDS या बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आते थे, तो एज ए कोचिंग ट्यूटर मैं उनको पढ़ाता था। फिर SSB के लिए थोड़ा बहुत जैसे ओरिएंटेशन देना, थोड़ा गाइडेंस देना, जो टीम होती थी, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ देम, कि बच्चों को थोड़ा तैयार श्यार करो कि वो जाते थे। तो बड़े पैशनेट बच्चे मेरे पास आते थे, सर फौज में ही जाना है सर, बस फौज ही करनी है, फौज नहीं होगा तो ऐसा होगा। फिर जब कभी मान लो CDS का कहीं रिटर्न में कोई बच्चा फेल हो गया, या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, या कहीं मेडिकली कुछ हो गया, तो वो बड़ा निराश हो जाता था, बड़ा हिताश हो जाता था कि जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। हमें भी बुरा लगता था कि ही सो पैशनेट। फिर वो जब उसमें से बड़ा पैशनेट लाड फिर फौज में भी जाता था, फिर मैं उन सबसे भी तब भी मिलता था। तो फौज में जाके ना बड़े सारे लोग ऐसे होते थे कि यार फौज तो वैसी थी नहीं जो हम सोचते थे। अच्छा। कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो मीट ही नहीं होती। और कुछ लड़के ये भी बोलते थे कि हम ना कहीं पे आके फंस गए, ये भी था। तो जो मेरी एक अपनी असेसमेंट है, everyone who comes into army with passion, मैं मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, with all the things, एक छोटा सा सेगमेंट ऐसा होता है जो रिग्रेट करता है, क्योंकि फौज इज़ ए वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब meant for highly committed and passionate people। आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर फौज में एग्जिट प्लान होता ही नहीं है। 15 साल तक, अगर मैं जवान की बात करूँ, वो 15 साल तक बाहर जा ही नहीं सकता था। अगर मैं पुरानी स्कीम की बात कर रहा हूँ, अब मैंने गांव में जोश में आके सुबह दौड़ लगा ली, सब लगा रहे थे, मैं गया और मैं भर्ती भी हो गया, अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब बाहर जाने का मेरा एग्जिट प्लान है ही नहीं, अब मैं फंस चुका हूँ। और दूसरा, आज की डेट पे फौज ही एकमात्र ऐसा जॉब है जहाँ 15-16 साल के बाद मुझे पेंशन गारंटीड है, मैं राइट? और तो कहीं पे नहीं है। और पेंशन भी देखा जाए हैंडसम है, कोई कम पेंशन नहीं है। और उस लाइफ लॉन्ग मेडिकल भी है। क्योंकि एक आदमी को क्या होता है कि यार मेरी मेडिकल, मेरी वाइफ का तो टेक केयर हो रहा है, और पेरेंट्स का भी हो रहा है, अगर वो है तो वो भी हो रहा है, और मेरी को पेंशन भी तो ये मिलेगी, उसके ऊपर अगले इंक्रीमेंट्स भी लगते रहेंगे, ये वो। चलिए यार 15 साल जैसे तैसे निकाल लेते हैं। वैसे बड़ा सारा तबका फौज में आ जाता है, ठीक है नहीं? मेरा बस इतना ही इंटेंशन है वो कि अपना मिनिमम ही परफॉर्म करते हैं। मुझे बस फौज में मैं भर्ती समहाउ हो गया, अब मुझे बस वो पेंशनेबल डेट तक अपना टाइम निकालना है, ऐसा होता है। तो वो तो एक ऐसा तबका हो गया जो फौज में जो कमिटेड लोग हैं उनको भी डिमोटिवेट करता है। अब मान लो आप मेरे कंपनी कमांडर हैं, अब आपको पता है कि ये बस 15 साल ही करने आया है, दिख जाता है ना? अब मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। खुद भी काम नहीं कर रहा, हर तीसरे दिन मेरी किसी मासी की डेथ हो जाती है, मेरे ना जाने कितने मामा जी ICU में चले गए, मेरे ताया जी की बेटी की कुछ प्रॉब्लम, आप समझ गए, छुट्टी के लिए मुझे बहाने ही चाहिए, हर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब बाकी दुनिया भी बेवकूफ़ नहीं होती। तो जो कमिटेड सोल्जर्स भी हैं मैं उन्हें भी नेगेटिव कर रहा हूँ, पर आप कुछ नहीं कर पाते। मथुरा दास बहुत हैं,
वो एक मूवी है ना। हाँ राइट, बट आप कुछ नहीं कर पाते। यू हैव टू टेक मी। आप क्या करोगे? मैं ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे निकालो, मैं वो बेयर मिनिमम भी चला ही रहा हूँ। स्ट्रेंथ मेरी ऑथोराइज तो उतनी है, उसमें ये वाला तबका भी है एक, और एक वो वाला तबका भी है जो फंस चुका है, जो एग्जिट चाहता है, वो काम कर रहा बट वो खुश नहीं है, ये भी है। तो अग्निवीर स्कीम एट लीस्ट जो सीईओ साहब हैं हमारे, या कंपनी कमांडर साहब हैं, या टवाइसी साहब हैं, उनको एक ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जो इस तरह के लोग हैं, जैसे मखरा एक वर्ड यूज होता है, या जो सिर्फ पेंशन के लिए ही आया था, या जिसने कुछ काम नहीं करना, या जो गलती से आ गया, या गलती से हमने ले लिया, दे हैव ए चांस टू गेट हिम। 4 साल के बाद वो निकाल सकते हैं। नंबर 2, जो लड़का बेचारा फंस गया, वो भी एक तबका है। अब जिसको लगता कि नहीं, वो भी ऑनरेबली एग्जिट करेगा। तीसरी चीज, कुछ लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं ना, जैसे वो टूर टू यूनिफॉर्म या कुछ ऐसा आया था कि मैं सिर्फ एक एक्सपोजर चाहता हूँ कि यार मैं ज़रा देखूँ फौजी लाइफ क्या होती है, 2-3 साल, फिर मेरी अपनी फैमिली है और 4 चीज़ें हैं, मुझे बड़ा कुछ करना है, बट मैं 2 साल या 3 साल देश के लिए कमिट करना चाहता हूँ। वो भी आएगा, अपना 2-3 साल करेगा, देन ही विल एग्जिट। जैसे मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था ना OTA का, वो सिर्फ 5 साल का था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अगर 21-22 साल का फौज में आया, मैंने 5 साल नौकरी की। ये अग्निवीर स्कीम देखा जाए अफसरों के लिए तो शुरू से थी, आज से नहीं है। 5 साल नौकरी करने के बाद मैं चाहूँ तो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करूँगा या 5-10 साल के लिए एक्सटेंशन करूँगा, बट मैंने अपना 5 साल जो मैं देश को देना चाहता था, एक अपना लर्निंग करना चाहता था, अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता था, मैंने ले लिया। अब 5 साल के बाद मैं ऑनरेबली एग्जिट करता हूँ। एक तो मैं वेटरन हूँ, मेरे नाम के साथ रैंक भी लगा है, एक प्राइड भी है, मेरी अपनी पलटन भी है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है ना। और अब मैं बाहर आके 26-27 साल में, 28 साल में, वो एज भी कम होती है, तो आई कैन डू मच बेटर इन माई लाइफ। और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो ये 5-5 साल के थे। अब इन्होंने उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया, तो वो 10 साल का टेन्योर बड़ा लंबा हो जाता है। 32-33 साल में उतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहती, पढ़ने की भी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती जो 27-28 साल में होती है। अगर मैं सपोज 21 में ही कमीशन हो गया, मैं तो 26 में ही बाहर आ गया ना। 26-27 साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। और ये फौज वाले जैसे रीसेटलमेंट प्लान्स करवाते थे कि आप IIMs में जाके, बाकी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाके 1-1 साल की पढ़ाई करो, ये वो करो, वो सब भी होता था। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। आई मेट, किसी को तो मैं मिला था, अब नाम नहीं लेने चाहिए, मैं उनकी यूनिट में ही था, काफ़ी पुरानी बात है। उनकी यूनिट में एक लड़का था जो फौज छोड़ना चाहता था। वो फौज छोड़ना चाहता था, ये लोग उसको छोड़ भी नहीं रहे थे। अब उसके जो भी रीजन है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। उस लड़के ने क्या किया, अपनी फिंगर ये वाली काट दी, कट दिस फिंगर, दिस, कि अब तो मैं फायर ही नहीं कर सकता, अब तो मुझे निकाल दो। अब समझ रहे हो, फौज ने क्या किया, अब कुछ वैसे भी होते हैं, उसको कुक बना दिया, खाना तो तू बना सकता है। अब बताओ, व्हाई वी हैव टू कीप पीपल लाइक दिस इन आर्मी? आप समझ रहे हो? लेट्स कीप दोज हु आर कमिटेड, लेट्स कीप दोज हु हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ, मैंने कुछ अग्निवीर्स को भी मैं मिला इन डिफरेंट लोकेशंस, हाईली चार्ज्ड, सब अच्छा कर रहे हैं, सब ये वो है। कुछ ऑफिसर्स से भी कभी बात करने का मौका मिला, जैसे आपने कहा कि आप भी हर एक को पूछते हो। आज मुझे अगर किसी भी ऑफिसर से मिलने का मौका मिलता है तो मैं बाकी डिस्कशंस के साथ उससे ये भी पूछता हूँ कि हाउ अग्निवीर्स आर परफॉर्मिंग इन योर यूनिट। तो अभी तो कुछ 5-10 या 10-15 इतने ही हैं, या किसी में 5 ही हैं, तो देश है कि सब अच्छा कर रहे हैं, सब बड़े मोटिवेटेड हैं, सब अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 4 साल के बाद हमारा एक सो कॉल्ड इवेल्युएशन होगा। और वन ऑफिसर सेड टू मी, वो एक यूनिट के टवाइसी हैं, ही सेड कि पहले जो हमारे रिक्रूट्स आते थे ना, वो खो जाते थे कहाँ पलटने में, हमें पता ही नहीं चलता था। अच्छा, दे विल गेट लॉस्ट इन द यूनिट। ये लॉस्ट भी नहीं हो रहे हैं, स्टैंड आउट कर रहे हैं, सबके सामने स्टैंड आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमने 2-3 अग्निवीर्स को भी खोया,
आई थिंक फर्स्ट वन ने सुसाइड किया था, सेकंड वन कहीं नौशहरा वाली साइड कुछ हुआ, थर्ड वन शायद वो हार्ट अटैक या समथिंग कुछ तो ऐसा हुआ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार को एक सलाह इज़ नॉट ए राइट वर्ड, गुजारिश ही कह लो, ये है कि इफ़ एनी अग्निवीर लूजेज हिज लाइफ इन दिस 4 years देन ही शुड बी ट्रीटेड एट पार विद ए रेगुलर सोल्जर। अब बेनिफिट्स में, हाँ, अब उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया ना, तो अब आप उसको एट पार विद ए सोल्जर ट्रीट करें। फौज में एक और चीज़ है जो शायद हमने बात नहीं की होगी, या शायद आपके मंच पर काफ़ी लोगों ने बात की होगी। फौज में क्या होता है, 2 तरह की कैजुअलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम दोनों किसी पर्टिकुलर पलटन में हैं और हाई अल्टीट्यूड पे ठंड के कारण या लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण या हाई अल्टीट्यूड के कारण या स्ट्रेस के कारण या किसी और कारण मेरी डेथ हो जाती है, कहने के लिए नेचुरल डेथ है, ठीक है, और आप बुलेट इंजरी से या एक्शन में या कुछ वैसे हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, योर फैमिली विल गेट ए सर्टिफिकेट कॉल्ड बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। मेरी फैमिली को दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, उसे फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं। उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, ये बात मैं आज कहना चाहूँगा। फ़र्क क्या है, इफ़ यू आर मैरिड, द वाइफ विल गेट फुल 100% सैलरी थ्रू आउट हर लाइफ, ठीक है, मिलना चाहिए, उसका हस्बैंड गया हुआ है। माई वाइफ विल गेट फर्स्ट 10 years एनहांस्ड पेंशन। अब सुनने के लिए वर्ड क्या है, एनहांस्ड, बट इट्स ओनली द 50% ऑफ माई सैलरी। और 10 साल के बाद, मान लो जब मेरे साथ ये हादसा होता है, मेरा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो अगले 10 साल तक मेरी वाइफ को मेरी 50% मिलेगी। और 10 साल के बाद जब मेरा बच्चा 15 साल का होगा या 16 साल का होगा या 20 साल का होगा, जब खर्चा बढ़ेगा, छोटे में तो खर्चा ज़्यादा नहीं होता, शी विल देन गेट ओनली 30%। तो ये एनहेंस्ड कहाँ से हो गई? एनहेंस्ड 10 साल तक, उसके बाद मिलती है ऑर्डिनरी पेंशन। अब मेरी बात समझ रहे हो? इमेजिन ए बॉय, अब तो गर्ल्स भी, अब तो लड़कियां भी फौज में हैं, बॉर्डर पे हैं, एलसी पे हैं। इमेजिन ए मेल और ए फीमेल कम्स आउट फ्रॉम हिज हर होम इन यूनिफॉर्म एंड he or she doesn't come back for whatever reason, the loss for the family is the same। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। मदर का, वाइफ का, चिल्ड्रन का, भाई का, फादर का, दोस्तों का, सोसाइटी का लॉस इज द सेम। फिर अगर हम वेलफेयर कर रहे हैं, फिर हमें वेलफेयर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम वेलफेयर कर रहे हैं, फिर वेलफेयर में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हम वेलफेयर क्यों कर रहे हैं कि यार उसके बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे, यार वो की बच्ची, अब वो माँ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, ये वाइफ अपने आप को सोसाइटी में कैसे सस्टेन करेगी। हम एज ए वेलफेयर दे रहे हैं ना। नहीं, ये 50% 30% वाला गेम तो बिल्कुल ही आप खराब समझ है। रहे हो? ये तो मतलब कि टेक्निकली चाहे जो मर्जी हुआ है बॉर्डर पे, हमें नहीं पता, बट द लॉस फॉर द फैमिली इज द सेम। एम आई राइट? ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ इट। और अगर दूसरी एक मैं छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, मैं सिविल के साथ इसको कंपेयर करता हूँ। जैसे मेरे मदर, शी वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, वो गवर्नमेंट स्कूल पे टीचर थे। 93 में वो बीमार हुए थोड़े से एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। तब मैं छोटा सा था, 15-16 साल का था। तो उस टाइम के, इवन आज भी वो है, अब थोड़ा सा उसमें खैर बदलाव आया है। एज पर SRO 43 ऑफ JNK, आई वॉज एंटाइटल्ड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। क्यों? कि मेरी मदर सरकारी जॉब में ड्यूरिंग सर्विस चल बसी। मान लो मेरी माँ उस टाइम में फौज में होती, उस टाइम इंस्टेड ऑफ बीइंग इन सिविल जॉब, वो आर्मी में लेफ्टिनेंट होती, कैप्टन होती, मेजर होती, तब खैर, या एक जवानी होती। अब तो लेडीज़ भी जवान आ रही हैं,
और मेरी मदर की ऐसे बीमार होने से घर में डेथ होती, आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द जॉब। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? सिविल में देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड फिजिकल कैजुअलिटी या बैटल कैजुअलिटी। जो फौज वाले आपको अग्निवीर की गलतियां निकाल रहे हैं, बाकी गलतियां निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं की? पूछिए आप उनसे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कभी बात क्यों नहीं की? 1 रैंक 1 पेंशन को लेके तो बड़ी बात होती है ना, बट इस चीज़ को लेके हम बात क्यों नहीं करते कि सिविल में अगर मान लो मेरी सिविल जॉब हो और मैं शराबी हूँ, मेरे डिपार्टमेंट को भी पता कि मैं सिर्फ शराब पीता हूँ, और लीवर फेल करके मैं रिटायर होने से अगर 6 महीने पहले भी मर जाऊँ ना, तो मेरे बेटे को जॉब मिल जाएगी। अरे इसका बेटा हमारे डिपार्टमेंट का था, इसको लेना है, एम आई राइट? पर अगर फौज में मेरे को अगर आपने फिजिकल में डाल दिया, चाहे मेरी हाई अल्टीट्यूड में 15,000 फुट पे ठंड से डेथ हो गई, या गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई और वो मेरा फिजिकल कैजुअलिटी बन गया, मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी, स्टेट का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मेरे वाइफ को पहले 10 साल एनहांस्ड, वर्ड क्या है? एनहांस्ड 50% मिलेगी और बाद में सिर्फ 30% मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स का इन्फ्लेशन है। हाँ, तो एनहांस्ड यूज्ड वर्ड बहुत अच्छा किया है, लेकिन यस, बाद में ये फैमिली पेंशन पे आएगा। तो मैं फिर वो लाइन दोबारा, तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे पायलट्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं, तो अगर वो बैटल में नहीं है लेकिन अगर फ्लाई कर रहे हैं, क्रैश हो गया, मिग हो गया या और कोई, उनको ये बैटल कैजुअलिटी मोस्टली लेते हैं। अच्छा, पर बहुत जगह पे नहीं भी होता, बड़ी सारी चीजें हुई हैं डिस्क्रेशन पे। बड़ी जगहों पे फैमिलीज को कोर्ट में जाके आर्मी से लड़ना पड़ा है फॉर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। दे हैव टू फाइट इन द कोर्ट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं वो नहीं लेता हूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। 3-4 साल पहले या 5 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं बड़ी हाई अल्टीट्यूड पे एक मेजर साहब के टेंट में रात को आग लगी, सम कुछ 20,000 फुट की हाइट पे। तो ही लॉस्ट हिज लाइफ। उसको फिजिकल कैजुअलिटी नाम दिया। उसकी वाइफ पढ़ी लिखी थी, अभी वो भी फौज में सर्विंग है। शी फॉट विद द इंडियन आर्मी। उनका आर्ग्यूमेंट ही यही था कि मेरा हस्बैंड 20,000 फुट पे उस टेंट में क्या कर रहा था? वो ट्रैकिंग पे नहीं गया था, वो वहाँ एक्सपीडिशन के लिए नहीं गया था, वो एडवेंचर करने नहीं गया था। ही वॉज डिप्लॉयड देयर बाय यू। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो जिस टेंट में आग लगी, वो टेंट आपका प्रिक्योर किया हुआ था, वो आपका था। शी फॉट। और तब मैं भी दिल्ली में ही था, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शी वॉज आल्सो इन दिल्ली। तो देन शी सेड कि अभी मुझे कल ही ये इंटीमेशन आई कि नाउ ही विल बी डिक्लेयर्ड एज ए बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। और वो बैटल कैजुअलिटी के लिए लड़ने का उसका सबसे बड़ा एक मोटिवेशन पता क्या था? मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आपका नेशनल वॉर मेमोरियल में नाम भी नहीं लिखा जाता। इस पे मैं एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूँगा, सुननी चाहिए आपको। 19 ग्रेनेडियर्स हमारी एक इन्फेंट्री की पलटन है, उसमें एक मेजर सूर्य चक्रवर्ती थे। NDA IMA से पास आउट होके एक इन्फेंट्री की बटालियन में वो आए, और ये पलटन ना एक टाइम पे जम्मू पुलावाला में डिप्लॉयड थी, LC के पास। तो एक ऑपरेशन खंजर हुआ है। ऑपरेशन खंजर मीन्स इनकी कुछ लड़के LC के पार गए हैं, जिसे हम रेड कहते हैं, और इन्होंने कुछ पाकिस्तानी लोगों को मतलब कि मार के उनके सर लेके आए थे। कुछ तो हुआ था, मैं बस ब्रीफली बता, एज अ रिटेलिएशन शायद। हाँ, किसी चीज़ को लेके हुआ था ऑपरेशन खंजर। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे, जो फौज वाले सुन रहे हैं उनको सब पता ही होगा। 19 ग्रेनेडियर्स ने किया था ये पुलावाला में। ईयर मैं शायद अभी एग्जैक्ट आपको बता नहीं पाऊंगा। उस ऑपरेशन खंजर होने के बाद, ये शायद 2001 या 2 की बात होगी, क्योंकि चीफ तब ये थे जनरल VP मलिक थे। अच्छा, वो उस विजिट पे भी गए हैं उस यूनिट की, उनको शाबाशी देने के लिए कि आपने बहुत बढ़िया किया, ये किया। तो एक फ़ोटोग्राफ है जो मैं अक्सर ट्वीट भी करता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा सो दैट आप दिखाना। तो जनरल वेद प्रकाश मलिक इज शेकिंग हैंड विद मेजर चक्रवर्ती हु वाज पार्ट ऑफ दैट रेड। जैसे होता नहीं, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, ये वो था। तो ही हैज़ दैट गैलेंट एक्शन था, सब था।
उसके कुछ सालों के बाद या एक टाइम के बाद मेजर साहब ने डिसाइड किया कि वो एविएशन में आते हैं एक पायलट बनने के लिए। तो उन्होंने एविएशन के लिए ऑप्ट किया और उनका शायद सिलेक्शन भी हो गया। अब वो नासिक आते हैं वो फ्लाइंग सीखने, एविएशन का फ्लाइंग सीखने। तो जब वो नासिक में आते हैं, वो फ्लाइंग सीख रहे हैं, तो वो और एक और उनका को पायलट ट्रेनिंग के दौरान जब वो फ्लाइंग कर रहे हैं, आई थिंक मेजर यादव थे, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम उनका भी याद नहीं आ रहा, 2:30 बजे के आसपास वो हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। वो हेलीकॉप्टर क्रैश होता है एंड वी लॉस्ट बोथ मेजर्स इन दैट। लास्ट ईयर उनके डैड को हमने दिल्ली बुलाया किसी फंक्शन में, तो अंकल आए। तो मैंने पूछा अंकल आप, ये सेड कि मैं पहली बार दिल्ली आ रहा हूँ, मैं कभी दिल्ली आया ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो अंकल नेशनल वॉर मेमोरियल चलते हैं, हम मेजर चक्रवर्ती को वहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं। तो अंकल आए मेरे साथ, हम वहाँ पे गए, हमने ढूंढना शुरू किया, हमें उसका नाम नहीं मिला, हमें उसका नाम नहीं मिला। बाद में जो हमें बताया गया, अरे वो ट्रेनिंग के टाइम पे उसका हेलीकॉप्टर गिर गया था ना, तो वो बैटल कैजुअल्टी नहीं थी, उसका हम यहाँ पे नाम नहीं लिख पाए। बड़ी डिजेक्टेड हुई फैमिली। ये मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। फिर मैं ऐसे सोच रहा था, अब ये कहना कितना अच्छा है या कितना बुरा है, लोग मुझे माफ़ करें मेरी अगली लाइन के लिए, काश वो उस पुलावा वाली रेड में ही मारा गया होता। आप समझ रहे हो, पेरेंट्स का बच्चा तो गया ही है ना, 1 साल पहले गया होता, यहाँ पे नाम तो होता, रेस्पेक्ट तो होती। फिर हमारी फौज में ना, इट्स अगेन ए वेरी रॉन्ग लाइन टू से, शायद फिर तब उसको गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया होता, वीर चक्रा या कुछ, तो आप समझिए। और वो अभी कुछ नहीं मिला है उस मुझे रेड नहीं के लिए। मुझे नहीं लगता कुछ उसे मिला है। आप समझ रहे हो, उसने पूरा एक्शन किया ना, सब कुछ किया, लेकिन एक हेलीकॉप्टर यहाँ नासिक में गिरा। और एक तीसरी लाइन में आपको कहता हूँ, 2:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हुआ है। अब शायद 10-15 साल हो गए हैं इस हादसे को हुए। उसके मम्मी आज भी 2:30 बजे तक कुछ नहीं खाती हैं। और दूसरी, ही वॉज मैरिड, उनके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं मिलता है। अब लोग कहेंगे कि हमने उसकी वाइफ को दिया, ठीक है, हाँ उसकी वाइफ को सब मिला, वाइफ इज रीमैरिड एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी, तो अंकल आंटी को ना तो पेंशन मिलती है ना कुछ मिलता है, ठीक है, ये हमने पिछली बार भी बात और की थी। दूसरा उसका नेशनल वॉर में, मैं आपको फिजिकल और मेडिकल, और देखो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ना, सरकारी हेलीकॉप्टर था, आपका हेलीकॉप्टर था, वो लड़का बैटल में भी था, हर जगह था। ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे भी बात होनी चाहिए। हम बात नहीं करते, हम सिलेक्टिव ही बातें करते हैं। अभी अग्निवीर पे बात करना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक है। अगर मैं इस स्कीम को क्रिटिसाइज करूं, एक तबके के लोग मुझे बड़ा सपोर्ट करेंगे, अगर मैं इसको अप्रिशिएट करूं, एक तबके के लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने जो पक्ष रखा, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह ये रखा गया है कि जो नुआंस आपने लेके आए हो, क्योंकि एक कमी भी है और एक जो अच्छी कमी पहले कमी थी फौज में, उसको भी पूरा कर रहा है। तो ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं चीज़ें, ये बहुत ही नुआंस चीज़ है। और जो आपने कहा ये बैटल कैजुअलिटी, फिजिकल कैजुअलिटी वाला जो है, ये डिस्टिंक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि हमको पता चले, लोगों को पता चले कि ये सब चीज़ें होती हैं और सिविलियन से भी कम तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं अपने फौजियों को, जो हमारे लिए जान दे रहे हैं। मैंने छोटी सी एग्जांपल आपसे कही, अगर मेरी मदर फौज में होती बिल्कुल तो मैं ऑथोराइज्ड नहीं था, द वे शी पास्ड अवे। और मैं उसी श्रृंखला में जो आपने कहा कि ये हमारा कॉन्वर्सेशन देखने के बाद पिछली बार किसी ने मदद की, चुन्नीलाल जी की फैमिली की, तो हमने पिछली बार लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा जी की बात की थी, वो फरीदाबाद से हैं। और उनके देहांत के बाद जो हरियाणा सरकार को एक गवर्नमेंट जॉब का जो प्रॉमिस था कि उनकी वाइफ को मिलेगा, वो पिछली बार हमने बात की थी, शायद 1 साल हुआ था उनका या 6 महीने ऐसा कुछ हुआ था, तब उनको जॉब नहीं मिली थी और वो कई बार उनके चक्कर कट चुके थे सरकारी दफ्तरों के। तो उसी अभी क्या अपडेट है उसका, क्या कुछ हुआ है? थोड़ा सा इस पे कहना चाहूँगा, एक मैं आपको करेक्ट करना क्या चाहूँगा, पता कोई सुन ले, उस आप इसको नेगेटिव ना लें। एक उनका देहांत नहीं हुआ था जी,
ठीक है ना। वो एक अटैक असॉल्ट हॉस्पिटल, ये हेलीकॉप्टर जिसमें वेपन्स लगे होते हैं, उसके साथ वो पठानकोट समझो बिल्कुल आईबी के पास में सॉटी ले रहे थे। सॉटी लेने के लिए भी किसी ने उनको कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि चलो मेरा मन कर रहा है कि राइड लेके आता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पे चलो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो एक अलग विषय, हम उस पर नहीं जाते। तो जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था तो 1 साल होने वाला था, बल्कि 1 साल से 1 दिन पहले मैं आपके पास आया था। तो शुरू में जब उनकी वाइफ ने अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरा, और चलो किस्मत से उनकी वाइफ के पास बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है, मैं पहले वो भी क्लैरिफाई करता हूँ। तो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है तो एक फैमिली मेम्बर को सरकारी जॉब मिलती है, जो उनकी वाइफ ने भी अप्लाई किया। तो उनको तो एक ब्यूरोक्रेट ने यहाँ तक कहा था, अच्छा क्या हुआ, हेलीकॉप्टर गिरा, अरे वो तो एक्सीडेंट था ना, गोली तो नहीं लगी थी। और वो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट होने के बावजूद ये बोला उन्होंने। हाँ, ये हुआ था कि ये तो है ही नहीं, ये तो एक्शन तो था नहीं, लड़ाई तो थी नहीं, ही वॉज नॉट इन द वॉर। ये हुआ, फिर खैर चलो परस्यू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ चल रहा है। फिर हरियाणा ने कुछ पॉलिसी चेंज की, कुछ ये किया, कुछ वो किया, लेकिन अभी 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा जी को अपनी कुर्बानी दिए हुए, लेकिन अभी तक आधा घंटा पहले तक, अब तो हो सकता कि फ़ोन मेरे पास अपडेट नहीं, बाकी आज तक उनको जॉब अभी तक तो नहीं मिली, शायद कल मिले तो बात एक अलग है। तो ये कारण क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को जॉब मिली भी, कारण क्या है, इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो रोज़ जाके एमएलए साहब के पास बैठ जाए, जो रोज़ जाके उनके मेंबर पार्लियामेंट के पास जाके बैठ जाए, जो रोज़ फरीदाबाद से चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में जाए, रोज़ उनके दफ्तर के बाहर बैठे परस्यू करे, तो शायद आज तक मिल भी गई होती। 2-3 बार मैं भी इनके साथ इनके एमपी के पास गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं जो फरीदाबाद से हैं। मैं एक बार इनके एमएलए से भी मिला, मैं और भी दिल्ली भी हम आए, दिल्ली भी उनके ऑफिशियल एड्रेस पे गए। ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। इतना क्यों घुमाना? अब उनके पिता बेचारे अपने लेवल से जितना वो कर पा रहे हैं इस उम्र में, अपना इकलौता बेटा खोने के बाद, अब वो अपनी बहू की जॉब के लिए जितना कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो कम है। बट मैं कह रहा हूँ उनको वो भी क्यों करना पड़ रहा है? जैसे आपने ऑटोमेटिक की बात कही, अगर पॉलिसी ये कहती है कि ऐसा ऐसा होने पे, ये होने पे हम आपको ये चीज़ एंटाइटल करते हैं, इट शुड बाय डिफ़ॉल्ट कम टू यू। और हमने अब एक और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िला सैनिक बोर्ड होता है, आपने भी नाम सुना होगा, जो कि होता तो फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, बट उसमें चलाने वाले करता धरता सारे फौज के ही लोग होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? फरीदाबाद में भी तो, और हरियाणा तो स्टेट ही सोल्जर्स की है। जितने सोल्जर्स हरियाणा से आते हैं शायद ही किसी और राज्य से आते हैं, इतनी ज़्यादा फौज में कंट्रीब्यूशन है। तो व्हाट आर दे डूइंग? जो सोल्जर बोर्ड के हैं, जो बाकी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वाई ए फैमिली हैज़ टू परस्यू, वाई नॉट? और एक जो राज्य सैनिक बोर्ड का हेड होता है, मेरे ख्याल से वो ब्रिगेडियर के रैंक के होते हैं, और शायद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनकी सैलरी होती है। वो इसीलिए होती है कि आपने इन फैमिलीज़ का लुक आफ्टर करना है और बाकी वेटरन्स का ख्याल रखना है। क्यों इस फैमिली को अगर बार बार वहाँ पे जाना है, या मुझे जाना है, या आपको इसको लेके आवाज़ उठानी है? राज्य सैनिक बोर्ड क्यों नहीं सेक्रेटरीट जाता? वो तो चंडीगढ़ में ही है ना, क्यों नहीं वो करते? वो भी काम नहीं करते। वो अगर काम करते तो ये अभी फौज ने एक और डिपार्टमेंट बनाया, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन अफेयर्स, जिसमें रेगुलर सोल्जर्स नौकरी करते हैं। सर्विंग ब्रिगेडियर साहब उसके हेड होते हैं, सर्विंग कर्नल्स 4-5 उसमें पोस्टेड होते हैं। ये दिल्ली में हैं, उन्हें भी तो इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमारी किस फैमिली को एटलीस्ट जो एंटाइटल्ड बेनिफिट है वो तो मिले। वहाँ पे तो सर्विंग है, सर्विंग भी समझो 3 साल में हमें नहीं दिलवा पाए। जो हमारे वेटरन्स हैं और ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, अगर ये भी नहीं कुछ काम कर पा रहे या हो पा रहे, वाई शुड आई हैव ग्रजेस अगेंस्ट दैट IAS जो ये बोल रहा है कि आपका तो हेलीकॉप्टर ही गिरा था। वो तो देखा जाए तो बाहर का है ना, आपके घर के लोग भी तो काम नहीं कर रहे।
नहीं, होपफुली ये हमारी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद कोई जिसके नोटिस में आए और ये अगर उसके हाथ में पावर हो या कोई इन्फ्लुएंस हो तो वो इसको कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। सर, आप फिर से वापस आए और इतने अच्छे, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा। और आपने ये जो कहानी है, गाथाएं हैं, जो शौर्य गाथाएं हैं, जो उनके फैमिली की कहानियां हैं, वो आप जो 25 साल से जो आप कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पोस्ट करते हो। मैं चाहता हूँ कि हमें पोस्ट ना करना पड़े, राइट, और कोई भी कैजुअलिटी ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी कहानियाँ हैं उनको याद रखें, और उनकी फैमिलीज़ हैं और जो उनके जो बच्चे हैं, जो वाइफ है, उनकी पूरी टेक केयर कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो उनके जाने के बाद। जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमको करना चाहिए, नहीं तो वही बात है, वी डोंट डिज़र्व द फौज वी हैव गॉट। बिकॉज ये लोग जो अपने लिए, हमारे लिए, देश के लिए जान दे रहे हैं, उनके लिए हम इतना भी नहीं कर पाते तो फिर क्या ही, मतलब हम क्या कर रहे हैं। एक लास्ट लाइन कहना चाहूँगा। जी सर। आपने कहा कि भगवान करे आगे कैजुअलिटीज़ ना हो, मुझे इस पर एक चीज़ याद आई। एक लेफ्टिनेंट नवंग कपाड़िया थे, बॉम्बे से थे, बड़ी रिच फैमिली से थे, और फादर उनके रिनाउंड माउंटेनियर, एनसाइक्लोपीडिया इन हिमालयास। मैं चाहूँगा कभी अगर आप उनसे भी बात करें, अगर वो कभी हो पाए तो। कल अंकल शायद दिल्ली आ रहे हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे वो रिदलिंग के लिए वो कल आ रहे हैं। जब नवंग को उन्होंने खोया था 2000 में, उनकी कुछ ही दिनों की सर्विस थी। ही कुड सर्व ओनली फॉर फ्यू डेज, नॉट इवन ए मंथ। कुपवाड़ा में ही एक एनकाउंटर में वो चले, मतलब कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उस टाइम के आर्मी चीफ ने एक लेटर लिखा था अंकल को, और वो हैंड रिटन लेटर था, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उसमें एक लाइन लिखी थी, वो मैं लाइन कहना चाहूँगा सबके लिए। अब एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे भी याद नहीं, बट मैं आपको, लाइन कुछ ऐसी थी कि नवंग इज नॉट द फर्स्ट वन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन, एंड नवंग इज नॉट द लास्ट वन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। टिल वी वॉन्ट टू बी ए इंडिपेंडेंट सोवेरियन नेशन, इज्जत से अगर हमें जब तक जीना है तो मैनी मोर नवंग्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन। ये चीफ ने वो लाइन लिखी थी उस चिट्ठी पे। तो ये कहने की बजाय कि ऐसी कहानियां ना हो, हम यही ये जब तक मैं ये चाहूँगा कि विकास दिल्ली की सड़कों पे आज़ादी से घूमे, अपनी मर्जी से जिए, तब तक नवांग जैसे मेरी बेटियां, मेरी माताएं, बहनें, मेरी वाइफ बड़े रेस्पेक्टफुली सोसाइटी में जिए ना, तो हर साल नवांग जैसे किसी न किसी नवांग को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर वही चीज़ मैं कहूँगा जो मैं ट्विटर पे एक लाइन लिखता हूँ, बड़ी सोची समझी लाइन है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। फ्रीडम में आप बहुत कुछ जोड़ सकते हो, वो मैंने जस्ट एक वर्ड लिया हुआ है, फ्यू पे द कॉस्ट ऑफ वॉर। उस वार के साथ भी आप बहुत कुछ जोड़ सकते हो। अभी मैं और आप भी इतने कंफर्टेबली बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम तभी कर पा रहे हैं रजौरी में, पुंछ में, नौशहरा में, कश्मीर में, इवन दिल्ली में, राजस्थान बॉर्डर पे, सी में, आकाश में, कहीं पे कुछ लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वही आपकी बात, एक आदमी जो एक पहाड़ पे सुनसान जगह पे जाके एक अनजान आदमी के लिए गोली खाता है ना, तो वो कुछ अलग ही होता है। तो वी नीड टू डिजर्व दोज पीपल, जो आपने कहा ना, हम तो हमको बनना पड़ेगा डिजर्विंग। तो हम डिजर्व नहीं करते, बट हमें उसको डिजर्व करना है, हमें बस वही करना है। और अनफॉर्चुनेटली नवंग हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ इन द कमिंग डेज आल्सो। इससे हम इस चीज़ को अंत करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, और मैं चाहूँगा फिर कभी हम इसके ऊपर बात करें। मिलते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।